पिछले दिन जो हम लोगों ने पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? सबसे पहले कि फिजिक्स क्या है, ठीक ना? ये फिजिक्स के बारे में पढ़ा था कि फिजिक्स क्या है। इसके बाद में क्या पढ़े थे? इसके बाद पढ़े थे क्या कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है ना? फिजिकल क्वांटिटी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप्स पढ़े। एक क्या? फंडामेंटल क्वांटिटी। और एक क्या पढ़े? एक पढ़े क्या? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना? इतना ही चीज़ हम लोगों ने पढ़ा था। इसमें पढ़ा था कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है ये कितने हैं भाई? जो फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है वो कितने हैं? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है। पहला में क्या था? पहला में था आपका लेंथ। दूसरा में क्या था? दूसरा में था मास। तीसरा में क्या था आपका? टाइम। चौथा में क्या था? टेम्परेचर, ठीक ना? चौथा में क्या था? टेम्परेचर। पांचवा में क्या था? पांचवें में था इलेक्ट्रिक करंट। क्या था? इलेक्ट्रिक करंट। छठा में क्या था? छठा में था क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। क्या था? क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। और जो सबसे लास्ट था 7 नंबर, वो था क्या? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, ठीक ना? क्या था? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। अब देखो बेटा कि ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देखने में ऐसा लगता है कि ये 7 के साथ स्केलर हैं। ये 7 के साथ क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। लेकिन इस पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समय लेंगे आपसे। क्या कि ये कैटेगरी हम लोगों ने किस बेसिस पर किया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कैसे कैटेगराइज किया जाएगा, डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है? तो अगर इंडिपेंडेंट था तो कैसा क्वांटिटी था? फंडामेंटल क्वांटिटी था। और अगर दूसरे फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा था तो ये कैसा क्वांटिटी था? डिराइव्ड क्वांटिटी, है ना? लेकिन बांटने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मैं पिछले दिन आपको बताया था कि क्या कि एक बॉयज गर्ल्स में सेपरेट कर लें, लेंथ के अकॉर्डिंग सेपरेट करें, वेट के अकॉर्डिंग सेपरेट करें। बहुत तरीके से आपको क्या किया जा सकता है? बांटा जा सकता है। तो ये तरीका था केवल क्या कि अगर किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज को हम लोगों ने कैसा क्वांटिटी बोला था? फंडामेंटल क्वांटिटी बोला था, ठीक ना? लेकिन अगर वही क्वांटिटी क्या हो रहा था? दूसरे पे डिपेंड कर रहा था, डिपेंडेंट था, तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोले थे बेटा? डिराइव्ड क्वांटिटी बोले थे। लेकिन अगर हम एक दूसरे तरीके से इसका बंटवारा करें तो इस दूसरे तरीके में आज क्या लेंगे? तो बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर भी फिजिकल क्वांटिटीज को 3 भागों में कैटेगराइज किया गया है। जिसमें पहला है आपका क्या? पहला है वेक्टर क्वांटिटी। क्या है पहला? वेक्टर क्वांटिटी। अब इस वेक्टर क्वांटिटी के बारे में क्या कहा गया? कि वेक्टर क्वांटिटी के बारे में कहा गया कि एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिसके पास क्या हो? मैग्नीट्यूड हो, और दूसरा इसके पास क्या हो? डायरेक्शन भी हो। क्या केवल इतना कह देने से कोई वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन हो जाएगा? बताइए। नहीं होगा। इसके लिए जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये क्या है कि इसको फॉलो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? फॉलो करना पड़ेगा। क्या? वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन। क्या फॉलो करना पड़ेगा? वेक्टर्स लॉज ऑफ एडिशन को इसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी इस तीनों कंडीशन को फॉलो करता है तभी ये क्या कहलाएगा? वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। अगर इस तीनों में से किसी एक को भी फॉलो नहीं करता है तो उस फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे। ऐसे क्वांटिटी को क्या कहेंगे? इस पर आगे चर्चा होगी। जैसे अगर बात करिए क्या कि इसके एग्जाम्पल में अगर हम लोग बात करें तो देखो, अगर ये पॉइंट है ए, कहे क्या कि कोई आदमी ए से बी तक गया, ये पॉइंट है बी, और कहे क्या
कि फिर सेम डायरेक्शन में बी से सी तक गया और कहे कि ये जो है आपका कितना 3 मीटर और ये है 4 मीटर, तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको अगर हम बोलें इसको वेक्टर ए और इसको बोलें क्या वेक्टर बी, तो जो रिजल्टेंट लिखेंगे वो क्या लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो ये 3 मीटर और ये कितना 4 मीटर, जो कि कितना आएगा 7 मीटर आएगा, है ना। लेकिन अगर यही चीज़ें क्या हो कि इनिशियली कहे कि ऐसे गया है 3 मीटर और फिर यहाँ से क्या हुआ कि वापस आ गया कितना 4 मीटर, मान लो कि ऐसे गया 3 मीटर और वापस आ गया कितना 4 मीटर, कैसे आएगा वापस, तो यहाँ से जो है तो ये 4 मीटर क्या हुआ वापस आ गया, ठीक ना। अब देखिए कि कोई भी बॉडी ए से चला इनिशियल पॉइंट, बी तक गया और सी तक गया, तो अब कोई आदमी अगर आपसे पूछे कि इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो यहाँ आर इक्वल टू जो है तो हम लोग 3 + 4 = 7 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक 3 है और यहाँ से यहाँ तक 4 है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा 1 मीटर। तो यहाँ पर अगर आप वेक्टर आर इक्वल टू ए प्लस बी लिखिएगा, ठीक ना, तो ए प्लस बी लिखिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा 1 मीटर ही आएगा। समझ में आ रहा है बात। लेकिन अगर यही देखो कि ए से कोई बॉडी बी तक गया, ए से बी तक गया कितना 4 मीटर और फिर बी से सी तक ऐसे गया है कितना 3 मीटर, ये कितना 90 डिग्री। अब अगर कोई आदमी आपसे पूछे कि बताओ कि अब इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस होगा तुम्हारा ये और ये कितना आएगा 5 मीटर आएगा पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर अगर हम लोग वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए और प्लस वेक्टर बी ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है 5 मीटर आ रहा है। तो देखो दोनों सेम चीज़ है, 3 मीटर और 4 मीटर का दो वेक्टर है, यहाँ भी 3 मीटर का और 4 मीटर का वेक्टर है और यहाँ भी 3 मीटर और 4 मीटर का ही वेक्टर है। लेकिन हर एक केस में इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है डिफरेंट हो रहा है, यहाँ 7 मीटर आ रहा है, यहाँ 5 मीटर आ रहा है, यहाँ 1 मीटर आ रहा है, मतलब सिंपल एडिशन से काम नहीं चल रहा है ना, हर एक जगह इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या कि यहाँ सिंपल एडिशन नहीं हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है वेक्टर एडिशन। तो आप ध्यान से देखिए कि ए से बी तक जो सीधा सीधा गया है, तो हम लोग बात किस चीज़ का कर रहे हैं, बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। किस चीज़ का बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट का। डिस्प्लेसमेंट आपको पता होगा कि कैसा क्वांटिटी है वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो देखो कि इसको हम कैसे ऐड करें, तो ऐड करने के लिए अगर आपने पढ़ा होगा तो रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला है हमारे पास, क्या √a² + b² + 2ab cos थीटा, है ना। मतलब ये केवल ए और बी के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता, इसका एडिशन दोनों के बीच का एंगल क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। और आप देखिए कि जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, जब ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच का एंगल थीटा बराबर कितना 0 डिग्री, है ना। तो 0 डिग्री होगा, अब इसमें लगाओगे 0 डिग्री, तो cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और cos 0 डिग्री का वैल्यू जब 1 लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा a² + b² + 2ab cos 0 डिग्री 1 ही हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए कि ये है क्या चीज़, तो ये है √a + b का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से जब रूट को काटिएगा तो r इक्वल टू क्या मिलेगा a+। समझ में आ रहा है बात। ये है वेक्टर का एडिशन का फॉर्मूला। यहाँ पर देखिए आप कि वेक्टर a है ऐसे और वेक्टर b है इसके अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होते हैं तो थीटा कितना होता है भाई 180 डिग्री, है ना। थीटा कितना होगा 180 डिग्री, और जानते हैं कि cos 180 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है -1। अब देखिए इस सारी कहानी में अगर cos 180 डिग्री का वैल्यू -1 रखेंगे तो ये -2ab हो जाएगा, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा r इक्वल टू √a - b का होल स्क्वायर, और यहाँ स्क्वायर से रूट कटेगा और रिजल्टेंट कितना आ जाएगा a - b। यही कहानी तो यहाँ किए हैं, है ना। और 90 डिग्री वाले में अगर लगाएंगे तो 90 डिग्री में लगाएंगे तो यहाँ पे देखो कि थीटा कितना है 90 डिग्री, है ना, और थीटा है 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 0। तो यहाँ जब रिजल्टेंट लगाएंगे तो √a² का मतलब कितना 4 का स्क्वायर + b² मतलब 3 का स्क्वायर +
ए बी कॉस कितना 90 डिग्री। तो जब कॉस 90 डिग्री डालोगे तो ये सारा कितना हो जाना है, 0 हो जाना है। और कितना आएगा ये √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, जो किया जाएगा कितना 5 मीटर। अब देखिए सारा एक ही वेक्टर है, लेकिन डायरेक्शन का खेल चल रहा है इसमें। क्या डायरेक्शन के बदल जाने से पूरी की पूरी कहानी ही बदल जा रही है ना। इसका मतलब ये सिंपल एडिशन को फॉलो नहीं करता है। कैसे एडिशन को फॉलो करता है, वेक्टर एडिशन को फॉलो करता है। तो किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए कितनी शर्तों का पालन करना चाहिए, कम से कम तीन कंडीशंस में कौन कौन सा है, उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, उसके पास डायरेक्शन होना चाहिए, और सबसे तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होते हुए भी क्या करना चाहिए, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब देखिए कि सर कभी कभी ऐसा भी होता है कि किसी फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड भी रहेगा, डायरेक्शन भी रहेगा। मैग्नीट्यूड का मतलब अमाउंट में कितना है, और डायरेक्शन का मतलब क्या कि किस डायरेक्शन में चल रहा है। जैसे देखो इलेक्ट्रिक करंट है, मान लो ये एक वायर है और इससे करंट बह रहा है कितने का, 5 एम्पियर। ठीक है, एक दूसरा वायर है यहां से जुड़ा हुआ, इससे करंट बह रहा है कितने का, 3 एम्पियर। अब बताइए कि यहां से अगर हम तीसरा वायर कनेक्ट करेंगे तो करंट ऐसे बहेगा, कितना बहेगा, 8 एम्पियर बहेगा। सिंपल है क्या भाई, तो 3 + 5 = 8। अच्छा ये बताइए कि अगर इसको हम ऐसे कर दें 5 एम्पियर को, और ये 3 एम्पियर को हम ऐसे कर दें, तब अगर इधर से करंट बहेगा तो ये भी कितना बहेगा, 8 एम्पियर ही बहेगा, है कि नहीं। अब देखिए कि यहाँ पे इस एंगल के बदल जाने से, इस एंगल के बदल जाने से कोई फर्क रिजल्ट पे नहीं पड़ रहा है। जबकि इलेक्ट्रिक करंट के पास, इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या है, दोनों चीज है, मैग्नीट्यूड भी है, दूसरा डायरेक्शन भी है कि किस डायरेक्शन में करंट बह रहा है ना। लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं कर रहा है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट कैसा क्वांटिटी, इसको वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे क्या, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसीलिए ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। जबकि इसके पास मैग्नीट्यूड है, इसके पास डायरेक्शन है, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या कर रहा है, फॉलो नहीं कर रहा है। इसीलिए ये फिजिकल क्वांटिटी इलेक्ट्रिक करंट जो कहलाएगा वो कैसा क्वांटिटी कहलाएगा, वेक्टर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। तो भाई साहब क्या कहलाएगा, इस पर थोड़ा सा आगे हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक ना। वेक्टर समझ में आ गया, कब कहेंगे, जब ये तीनों का तीनों कंडीशन फुलफिल होगा तब कहेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को क्या, वेक्टर। वैसे इस नाम से हमको एक पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना है जिसका नाम है वेक्टर, और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। फिजिक्स सीखने के लिए अल्फा बीटा गामा है, ये ABCD है, ठीक है। अब देखो भाई इसके आगे बढ़ेंगे कि दूसरा फिजिकल क्वांटिटी क्या है। तो जो दूसरा फिजिकल क्वांटिटी है वो है क्या, स्केलर क्वांटिटी। क्या है दूसरा, स्केलर क्वांटिटी, ठीक ना। दूसरा है क्या, स्केलर क्वांटिटी। अब देखो कि स्केलर क्वांटिटी में कहेगा कि कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास केवल क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, केवल क्या हो उसके पास, मैग्नीट्यूड हो, कोई डायरेक्शन उसके पास नहीं हो। जब डायरेक्शन नहीं होगा तो भाई डायरेक्शन का उसके एडिशन पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये सिंपल एडिशन को फॉलो करता है, ठीक ना। सिंपल एडिशन को क्या करता है, फॉलो करता है। लेकिन अगर इसमें हम लोग वेक्टर एडिशन की बात आएगी तो इसमें हम लोग वेक्टर एडिशन का बात करेंगे ही नहीं। क्यों कि ये तो सिंपली ऐड हो रहा है। जैसे देखो एग्जाम्पल में कि अगर आप गए दुकान पे खरीदने के लिए, क्या, चीनी खरीदने के लिए, क्या खरीदने के लिए गए, चीनी खरीदने के लिए। तो आप जब चीनी खरीदने के लिए जाएंगे तो आप दुकानदार को क्या कहेंगे, भाई हमको 2 kg चीनी दे दो, यही कहोगे। ये तो नहीं कहोगे कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन का नाम लेकर के कि हमको इस डायरेक्शन में ही चीनी चाहिए, नहीं कहेंगे। उसी दुकान पर गए, हम बोले कि भाई साहब हमको क्या करो, आप आटा भी दे दो, कितना दे दो, 5 kg आटा दे दो। ये तो आप नहीं बोलोगे कि हमको पार्टिकुलर डायरेक्शन में 5 kg आटा दे दो, नहीं बोलोगे। लेकिन अब मेरा मन क्या किया कि हम इस दोनों को क्या करें,
मिला दें, इस दोनों को हम क्या करें, मिला दें। तो जब भाई साहब शुगर को और क्या करिएगा, आटा को, ठीक ना, इस दोनों को जब आप मिला दीजिएगा तो ये 2 kg था और ये कितना था, 5 kg था। सिंपली ये कितना हो जाएगा, 7 kg हो जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन को तो फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें वेक्टर एडिशन की कोई बात नहीं होगी, क्योंकि इसके पास कोई पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। बात समझ में आ गई। इसका एग्जाम्पल आप क्या क्या लेंगे, तो आप इसके एग्जाम्पल में लेंगे क्या, एक तो मास अभी देख लिए, है ना, दूसरा आप क्या ले सकते हैं, टाइम ले सकते हैं, तीसरा क्या ले सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ले सकते हैं, चौथा क्या ले सकते हैं, आप स्पीड ले सकते हैं। और इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिल सकते हैं, कैसे क्वांटिटी के, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब देखो एक तीसरा भी फिजिकल क्वांटिटी है जो अपने सिलेबस में नहीं है, पर हम लोग इसको क्या करते हैं, पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं क्या, टेंसर। जिसको क्या बोलते हैं, टेंसर। ये तीसरा नंबर पे। अब ये टेंसर क्या होता है, तो टेंसर क्या है, टेंसर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, टेंसर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास कुछ प्रॉपर्टी तो होते हैं वेक्टर के, ठीक ना, द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, हैविंग सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, जिसके पास क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी तो वेक्टर के होते हैं, सम प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, ठीक ना, कुछ प्रॉपर्टी क्या होते हैं, वेक्टर के, एंड सम ऑफ स्केलर, और इसके पास कुछ गुण क्या होते हैं, स्केलर प्रॉपर्टी के भी गुण होते हैं इसमें। ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, टेंसर क्वांटिटी बोलेंगे। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे किसको, इलेक्ट्रिक करंट को, है ना। तो इलेक्ट्रिक करंट अगर यहाँ से बेटा 5 एम्पियर का करंट जा रहा है, इसका मतलब कितना जा रहा है ये भी हमको पता है, मैग्नीट्यूड, है ना, ये हमको पता है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है, किस डायरेक्शन में जा रहा है ये भी हमको पता है कि डायरेक्शन, है ना, डायरेक्शन भी हमको पता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो वेक्टर का गुण है कि नहीं है, वेक्टर का गुण है। लेकिन जब हम इधर से 3 एम्पियर का करंट ला रहे हैं तो ये कितना भी एम्पियर पे हम कितना भी एंगल पे लेके आए, ये थीटा कुछ भी रहे हमारा, बढ़े चाहे थीटा घटे, क्या इस रिजल्टेंट करंट 8 एम्पियर पर कोई असर पड़ेगा, क्या इस 8 एम्पियर के करंट पे कोई असर पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। मतलब ये वेक्टर से ऐड हो रहा है कि सिंपली ऐड हो रहा है, सिंपली ऐड हो रहा है। और सिंपली ऐड होना प्रॉपर्टी किसका है, वेक्टर का कि स्केलर का, स्केलर का प्रॉपर्टी है। तो आप बताइए कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट का कैसा प्रॉपर्टी है, वेक्टर का कि स्केलर का, इलेक्ट्रिक करंट का कैसा प्रॉपर्टी है, वेक्टर का कि स्केलर का। सर थोड़ा सा प्रॉपर्टी लग रहा है वेक्टर का, क्योंकि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है और सिंपली ऐड हो रहा है, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉपर्टी लग रहा है किस चीज का, स्केलर का। तो जब इसमें वेक्टर और स्केलर दोनों के प्रॉपर्टी हैं तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, टेंसर बोलते हैं। ठीक है। अब देखिए कि आप आपसे अगर क्वेश्चन पूछे एग्जाम में, चूंकि ये चीज हमारे सिलेबस में है नहीं, अब जब ये चीज हमारे सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन पूछ दें कि इलेक्ट्रिक करंट, क्वेश्चन क्या पूछ दें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट इज डैश क्वांटिटी, क्या पूछ दे, इलेक्ट्रिक करंट इज डैश क्वांटिटी, और आपके पास ऑप्शन में दे दे क्या, कि एक ऑप्शन है आपके पास कि ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर होगा, दूसरा दे दे आपके पास कि ये स्केलर होगा, तीसरा दे दे आपके पास कि ये बोथ ऑफ दिस, ठीक ना, और चौथा दे दे आपके पास कि ये क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा। तो आप इसमें कौन सा ऑप्शन टिक करेंगे, सी ऑप्शन टिक करेंगे कि दोनों होगा। अच्छा चलो मैं एक और पैटर्न बनाता हूँ ऑप्शंस का, कि एक दूसरे तरीके से ऑप्शन दिया हुआ है क्या, कि एक वेक्टर होगा, दूसरा दे रखा है क्या कि ये क्या होगा, स्केलर होगा, तीसरा बोलता है क्या कि ये टेंसर होगा, ठीक ना, और चौथा बोलता है क्या कि ऑल ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस। अब बताइए कि अगर ये 4 ऑप्शन दिया है तो आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, और अगर ये 4 ऑप्शन दिया है तब आप कौन सा ऑप्शन। तो देखो बेटा, टेंसर हमारे सिलेबस में है नहीं, और अगर ऑप्शन में टेंसर मौजूद हो तो आपको टेंसर टिक करना है,
और अगर टेंसर मौजूद नहीं हो तो आपको स्केलर टिक करना है। समझे? क्योंकि कंप्लीट वेक्टर होने के लिए वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना पड़ेगा, जो इलेक्ट्रिक करंट फॉलो नहीं करता है। तो वेक्टर तो नहीं हुआ, केवल क्या हुआ? स्केलर हुआ। तो पूरा का पूरा वेक्टर होने के लिए तीन कंडीशन होना चाहिए। क्या? कि इसके पास मैग्नीट्यूड होने चाहिए, क्या? इसके पास डायरेक्शन होने चाहिए, और ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए, है ना? ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को क्या करना चाहिए? फॉलो करना चाहिए। लेकिन इस तीनों में से अगर कोई एक भी फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब ये कि ये वेक्टर नहीं हुआ। क्लियर है बात? इस तीनों में से कोई एक भी फॉलो नहीं हुआ, इसका मतलब वेक्टर नहीं हुआ। तो भाई साहब यहां तो साफ साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है, ये सिंपल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो कर रहा है। तो ये बताओ वेक्टर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो वेक्टर नहीं होगा तो क्या होगा? स्केलर होगा, है ना? लेकिन यहां पर हमको पता है कि इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है, लेकिन केवल एक प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं कर रहा है ना? तो थोड़ा गुण स्केलर का भी और थोड़ा गुण वेक्टर का भी है। तो अगर टेंसर ऑप्शन में मौजूद रहेगा तो हम लोग क्या टिक करके आएंगे? टेंसर। क्लियर है बात? अब देखो कि इस तीन के अलावे क्या क्या पढ़े अभी? वेक्टर, स्केलर और टेंसर। इस तीन के अलावे भी कुछ फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, ठीक ना? जिसमें एक है क्या? चौथा। जिसमें एक चौथा है क्या? जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशियो। क्या बोलते हैं? रेशियो। अब रेशियो क्या होता है? तो ये है क्या? इट इज द रेशियो ऑफ, इट इज द रेशियो ऑफ टू आइडेंटिकल फिजिकल क्वांटिटीज, कि एक ही तरह के दो फिजिकल क्वांटिटी का जो है तो जो रेशियो होता है उसे ही क्या कहते हैं? रेशियो कहते हैं। जैसे 10th क्लास में याद करो, पढ़े हुए होगे क्या चीज? मैग्निफिकेशन। पढ़े हुए हैं कि नहीं? ऑप्टिक्स में पढ़े हुए हैं मैग्निफिकेशन एम, है ना? और ये एम इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते थे? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बाय हाइट ऑफ इमेज, है ना? जरा सा ध्यान से देखिए कि ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट है, तो इसको किस में मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे। हाइट ऑफ इमेज है, इसको भी किस में मेजर करेंगे? लेंथ में मेजर करेंगे। अब देखो कि दोनों एक ही तरह का फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है कि नहीं है? तो जब एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो बताओ कि ये मैग्निफिकेशन जो है, ये मैग्निफिकेशन कैसा फिजिकल क्वांटिटी होगा? रेशियो होगा, है ना? अब इसमें सर ये क्यों पढ़ा रहे हो? तो ये इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि जो रेशियो होता है उसमें देखो इधर लेंथ है तो इसका यूनिट क्या होगा? मीटर में। इधर भी लेंथ है तो इसका भी यूनिट क्या होगा? मीटर में। और दोनों एक दूसरे के रेशियो में है तो मीटर से मीटर क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। इसका कोई यूनिट बचेगा क्या? इसका कोई यूनिट नहीं बचेगा। तो हम लोग सीधे सीधे एक पॉइंट लिखेंगे नोट करके, क्या? कि रेशियो के पास कोई भी जो रेशियो होता है, रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो के पास कोई दूसरा यूनिट नहीं होता है। आप कहिएगा सर कोई सा दूसरा एग्जाम्पल दीजिए, है ना? कोई सा दूसरा एग्जाम्पल दीजिए। तो लीजिए दूसरा एग्जाम्पल। कभी पढ़े हुए हैं रिलेटिव डेंसिटी? रिलेटिव डेंसिटी नाम का टर्म पढ़े हुए हैं क्या? पढ़े हुए हैं, 8वीं क्लास में पढ़ना है। अब ये रिलेटिव डेंसिटी क्या होता था? तो याद आ जाएगा तुमको देख करके। देखो ये होता था क्या? डेंसिटी ऑफ मीडियम, किसी भी मीडियम का डेंसिटी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट कितने पे? 4 डिग्री सेल्सियस पे। पढ़े हुए ये फॉर्मूला? कभी पढ़े हुए हो? ऐसा लग रहा है कि भुला गया है, कभी पढ़ा हुआ था, है ना? तो ये हम लोग कभी पढ़े हुए हैं। अब देखिए किसी मीडियम का डेंसिटी ऊपर भी है और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का डेंसिटी नीचे है। तो दो डेंसिटी का ये क्या है? रेशियो है। एक ही तरह के दो फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है। तो ये भी क्या कहलाएगा? रिलेटिव डेंसिटी। ये भी क्या कहलाएगा? रेशियो। अब देखो कि अगर इसके यूनिट का बात करेंगे तो डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम मीटर क्यूब, मास क्या? केजी। नीचे का भी डेंसिटी है, ये भी क्या होगा? केजी पर मीटर क्यूब। यूनिट से यूनिट कैंसिल होगा, रिलेटिव डेंसिटी का कोई यूनिट नहीं होता है। इतना में कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 फिजिकल क्वांटिटीज पर है। अब देखो कि इस रेशियो में दो टर्म आता है क्या?
दो टर्म आता है क्या, तो दो टर्म में एक टर्म आता है जिसको आप क्या बोलते हैं, जिसको आप बोलते हैं क्या, सॉलिड एंगल, जिसको क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल। और एक दूसरा आता है क्या, प्लेन एंगल। ठीक ना, एक दूसरा क्या आता है, प्लेन एंगल। अब देखो कि ये दो टॉपिक जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोगों को बहुत बार ये यूज में आएगा। ठीक है, 11th में भी आप अगर मैकेनिक्स पढ़े होंगे, रोटेशनल मोशन पढ़े होंगे, तो थीटा इक्वल टू एल बाई आर का हम लोग बहुत बार यूज किए हैं, है कि नहीं, बहुत बार यूज किए हैं। तो ये कहाँ से आता है, प्लेन एंगल। अब देखो प्लेन क्या होता है, तो किसी भी प्लेन में दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो रीजन होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, प्लेन एंगल। क्या, कि दो लाइन सेगमेंट के बीच का जो रीजन है वो क्या होता है, प्लेन एंगल। तो अगर सर यहां मेजर करेंगे तो छोटा आएगा, यहां मेजर करेंगे तो सर बड़ा आएगा। नहीं, ये रीजन का मेजरमेंट जो है तो हर एक जगह क्या है, एक जैसा है, यहां भी थीटा एंगल और यहां भी थीटा एंगल। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है ना, तो इसको डिफाइन किया जाता है। तो देखो ये जो डेफिनेशन आया है वो आया है कहाँ से, सर्कल से। कहाँ से आया है, सर्कल से। मान लो कि ये एक सर्कल है जिसकी रेडियस है कितनी, आर, और इसका दो रेडियस, ये भी आर होगा और ये भी आर होगा। इस दोनों के बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा, है ना, कोई ना कोई एंगल बनेगा थीटा। और आप ध्यान से देखिए तो यहाँ आ ए लिखते हैं, यहाँ ओ लिखते हैं और यहाँ बी लिखते हैं। तो ये आर्क लेंथ जो ए बी है इसका नाम अगर रखते हैं हम लोग एल, तो ये प्लेन एंगल का जो डेफिनीशन होता है, ये प्लेन एंगल का डेफिनीशन क्या कहता है, ये प्लेन एंगल का डेफिनीशन जो होगा वो क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। क्या होगा, आर्क लेंथ बाय रेडियस। ठीक है, अब देखो कि प्लेन एंगल को हम लोग डिनोट किस चीज से कर रहे हैं, थीटा से। तो थीटा इक्वल टू अगर ध्यान से देखोगे तो आर्क लेंथ जो है वो कितना है, एल, है ना, और इसका रेडियस कितना है, आर। अब जरा सा ध्यान से देखो कि इसमें जो है सो एल क्या है, ये भी क्या है, लेंथ है, आर्क लेंथ भी क्या है, लेंथ है, और ये रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो सर ये भी तो एक ही तरह के दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो हो गया, इसका मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका एसआई यूनिट जो लिखा जाता है वो एसआई यूनिट क्या लिखा जाता है, एसआई यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। जो प्लेन एंगल का एसआई यूनिट लिखा जाता है वो क्या लिखा जाता है, इज रेडियन। क्या लिखा जाता है, रेडियन। ठीक ना, मतलब यहां पर जो थीटा होगा वो थीटा किस चीज में होगा, रेडियन में होगा। ये सब रेशियो का एक्सेप्शन है। क्या, कि देखने में तो ये फिजिकल क्वांटिटी लग रहा है कि ये कंप्लीट रेशियो है, लेकिन फिर भी इसका यूनिट क्या रखा गया, रेडियन। सर हम लोग तो एंगल डिग्री में पढ़े हुए हैं, है ना, हम लोग तो एंगल डिग्री में पढ़े हुए हैं। तो एंगल से डिग्री में कैसे कन्वर्ट किया जाए, रेडियन से डिग्री में, इसको सीखना है। ठीक ना, अब इसको सीखना है तो इसको सीखने के लिए एक बात तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे कि अगर ये पॉइंट है और इस पॉइंट के सराउंडिंग अगर एक हम कंप्लीट रिवॉल्यूशन कंप्लीट करते हैं यहां से लेकर के यहां तक, तो जो थीटा इक्वल टू होगा वो कितना होगा, 360 डिग्री। इतना तो आप जानते हैं कि एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल बनेगा, 360 डिग्री का। अब देखो कि अब हम इसमें तुमको क्या दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि कैसे हम लोग रेडियन से डिग्री में बदलेंगे। अभी तक मैं क्या बताया आपको कि जो प्लेन एंगल होता है वो आर्क लेंथ बाय रेडियस होता है। आर्क लेंथ भी क्या है, लेंथ है, रेडियस भी क्या है, लेंथ है। तो लेंथ से लेंथ का यूनिट कैंसिल होना चाहिए, कोई यूनिट नहीं बचना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, फिर भी इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रेडियन। ठीक ना, अब कहोगे कि सर अभी तक तो डिग्री में पढ़ते थे मेजरमेंट, है ना, अब ये रेडियन कहां से आ गया। तो डिग्री और रेडियन दोनों ही जो है सो प्लेन एंगल का ही यूनिट है। ठीक ना, जैसे मीटर और सेंटीमीटर दोनों किसका है, लेंथ का यूनिट है, और हम लोग मीटर से सेंटीमीटर में बदल लेते हैं कि नहीं बदल लेते हैं। ऐसे ही डिग्री और रेडियन भी दोनों क्या है, प्लेन एंगल का ही यूनिट है, और इसके कन्वर्जन को हम लोगों को क्या करना है, सीखना है। ठीक है, अब देखिए कि हम लोग टॉपिक क्या बना रहे हैं, टॉपिक बना रहे हैं क्या, कन्वर्जन। ठीक ना, टॉपिक क्या बना रहे हैं, कन्वर्जन। किस चीज का कन्वर्जन भाई, तो डिग्री से रेडियन में बदलेंगे या डिग्री रेडियन से डिग्री में बदलेंगे। ठीक ना, कन्वर्जन, ठीक ना, फ्रॉम रेडियन टू डिग्री। रेडियन से
हम लोग डिग्री में कैसे बदलेंगे, ठीक ना। तो आप देखिए, एज्यूम करिए क्या कि एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास जिसका रेडियस कितना है, आर है, ठीक ना। तो अगर बात करें फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए अगर बात किया जाए तो आर्क लेंथ जो होगा, जो तुम्हारा आर्क लेंथ होगा, अब देखो आर्क लेंथ यहां से चलना शुरू किए और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में फिर हम ऐसे घूम करके यहीं पर आ जाएंगे। तो इस बीच में जो आर्क लेंथ होगा वो पूरा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर में हो जाएगा कि नहीं। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होगा ये किसके बराबर में आ जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल के बराबर में आ जाएगा। और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2 पाई आर, है ना। अब देखो कि बाय द डेफिनेशन ऑफ, जो डेफिनेशन पर हैं क्या, बाय द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल, ठीक ना। ये प्लेन एंगल का क्या डेफिनेशन पढ़े हैं, तो प्लेन एंगल का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं भाई कि थीटा इक्वल टू आर्क लेंथ, ठीक ना। थीटा इक्वल टू क्या, आर्क लेंथ बाय रेडियस, पढ़े हैं कि नहीं, आर्क लेंथ बाय रेडियस। और ये थीटा किस चीज में रहेगा, ये थीटा रहेगा किस चीज में, रेडियन में, ये हमेशा याद रखना, ठीक ना। अब आर्क लेंथ कितना आ गया एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, 2 पाई आर, है ना। और बाय रेडियस कितना है इसका, आर। तो यहाँ आर से आर कैंसिल होगा और थीटा इक्वल टू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 2 पाई रेडियन निकल के आएगा, कितना आएगा, 2 पाई रेडियन, ठीक ना। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं क्या, हम लोग ये भी जानते हैं क्या कि फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कि एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए, फॉर कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए जो है तो थीटा इक्वल टू कितना होता है भाई, 360 डिग्री, है ना। कितना होता है थीटा इक्वल टू 360 डिग्री। तो रेडियन में क्या कह रहा है कि जब आप एक चक्कर पूरा लगा रहे हैं तो रेडियन में कह रहा है क्या कि कितना रेडियन, 2 पाई रेडियन लगा रहे हैं, अभी निकाले थे, है ना। और यही चीज थीटा में क्या कह रहा है डिग्री में कि 360 डिग्री का बराबर। लेकिन दोनों में भाई रीजन तो यही है ना। तो मीटर में डिस्टेंस मेजर करें यहां से वहां का या सेंटीमीटर में डिस्टेंस मेजर करें यहां से वहां का, तो अंतर आएगा क्या, डिस्टेंस तो वही होगा। इसका मतलब ये होता है क्या कि जो 2 पाई रेडियन होगा, जो 2 पाई रेडियन होगा वो कितने के बराबर में होगा, 360 डिग्री के बराबर में। देखो रेडियन को कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है 2 पाई और छोटा सा सी लिख देगा, ठीक ना। और इक्वल टू कितना, 360 और डिग्री को पूरा का पूरा वो लिखते हैं, पता है आपको। तो ये कन्वर्जन याद रहेगा, 2 को इधर भेज देते हैं। तो जब 2 को इधर भेजिएगा तो पाई रेडियन इक्वल टू जो निकल के आएगा वो कितना आएगा, 360 बाई 2 डिग्री, है ना। अब देखो 2 से कटेगा कितना आएगा, 180, यानी कि पाई रेडियन जो निकल के आ रहा है वो कितना हो रहा है, 180 डिग्री के बराबर में हो रहा है। और इसी रिलेशन को क्या करना है आपको याद रखना है। क्या पर है इसमें कि प्लेन एंगल में, कि प्लेन एंगल जो है भाई थीटा, वो थीटा क्या होता है, आर्क लेंथ, ठीक ना। क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस, क्या होता है, आर्क लेंथ बाय रेडियस। अब इस आर्क लेंथ बाय रेडियस में क्या देख रहे हैं कि इस आर्क लेंथ बाय रेडियस में देख रहे हैं कि ऊपर का भी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है, लेंथ है, और नीचे का भी जो फिजिकल क्वांटिटी रेडियस है वो भी क्या है, लेंथ है। तो इस हिसाब से ये दो एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटीज का क्या है, रेशियो है। अब दो एक ही तरह के फिजिकल क्वांटिटी का रेशियो है तो अगर ध्यान से देखिए तो इस लेंथ का भी यूनिट क्या होगा, मीटर, और इस लेंथ का भी यूनिट क्या होगा, मीटर। और यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाना चाहिए, कोई यूनिट नहीं बचना चाहिए, नियमतः तो यही होना चाहिए। लेकिन फिर भी इसका यूनिट हम लोग क्या रखते हैं, इसका यूनिट फिर भी हम लोग क्या रखते हैं, रेडियन रखते हैं। अब सवाल उठता है कि आप एंगल में बता रहे हैं रेडियन यूनिट, हम लोग अभी तक डिग्री पढ़ते आए हैं, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, है ना। तो कैसे डिग्री से एंगल में बदलेंगे, तो अभी ही हम लोग क्या देखे कि एक रिवॉल्यूशन के लिए पहले डेफिनेशन तैयार किए थे आर्क लेंथ बाय रेडियस का। तो अगर एक रिवॉल्यूशन के लिए बात करें तो एक रिवॉल्यूशन में कितना आर्क लेंथ होगा, पूरा सरकमफेरेंस के बराबर में। सरकमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, है ना।
और ये देखिए डेफिनेशन से जब लगा रहे हैं डेफिनेशन आर्क लेंथ बाय रेडियस का, तो 2πr बाय रेडियस r आता है, तो कितना आ रहा है 2π रेडियन। ठीक ना, डेफिनेशन ये कह रहा है। और हम लोग अभी तक तो यही जानते आ रहे हैं कि किसी भी पॉइंट पे अगर एक चक्कर पूरा घूम जाओ तो थीटा कितना होता है 360 डिग्री। तो ये एंगल हो चाहे ये एंगल हो, यहाँ पे दोनों एंगल ये कह रहा है कि हम होंगे कितना 2π रेडियन, और ये क्या कह रहा है हम होंगे कितना 360 डिग्री। लेकिन दोनों तो एक पॉइंट के चारों तरफ का एंगल ही बता रहा है, इसका मतलब दोनों क्या होगा इक्वल होगा। तो जब दोनों इक्वल होगा, तो जब हमने इसको इक्वल किया तो क्या पाया कि पाई रेडियन जो निकल के आ रहा है वो कितने डिग्री के बराबर में 180 डिग्री के बराबर में। समझ में आ रहा है बात। अब देखिए कि जो प्लेन एंगल है उसका कुछ पॉपुलर यूनिट और भी है, जैसे कि सम पॉपुलर यूनिट। ठीक ना, प्लेन एंगल का क्या है कि कुछ पॉपुलर यूनिट्स है, सम पॉपुलर यूनिट्स ऑफ प्लेन एंगल। ठीक ना, प्लेन एंगल क्या है, प्लेन एंगल का कुछ पॉपुलर यूनिट, तो इसको बोलते हैं क्या मिनट। ठीक ना, मिनट। तो ये बेटा 1 मिनट जो होता है, ठीक ना, और एक दूसरा भी है क्या 1 सेकेंड। ये दोनों चीज भी जो है वो क्या है प्लेन एंगल का ही यूनिट है। लेकिन ये दोनों चीज जो है वो क्या है बहुत छोटा यूनिट है। क्या है, वेरी स्मॉल यूनिट है। ये सब कैसा यूनिट है, बहुत छोटा यूनिट। तो सर इस यूनिट का कन्वर्जन क्या है, कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री से मिनट में या रेडियन से मिनट में, है ना। तो ये हमेशा याद रखना कि 1 डिग्री जो होता है 1 डिग्री ये इक्वल टू होता है कितने 60 मिनट के। टाइम देखने आपको आता है, टाइम देखने आपको आता है। तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो आप डिग्री को मान के चलिए घंटा, 1 घंटे में कितने मिनट 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। और यही कन्वर्जन जो है सो क्या है प्लेन एंगल का भी है। सिंबल में हम लोग 1 मिनट को जो है सो ऐसे भी लिखते हैं 1 और इस पे सिंगल डैश लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सिंगल डैश। तो इसका मतलब क्या हुआ 1 मिनट। और अगर आपको 1 सेकेंड को लिखना है तो 1 सेकेंड को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1 पे डबल डैश लगाएंगे। तो इस हिसाब से अगर देखो तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, है ना। अगर इस हिसाब से देखो तो 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बात समझ में आई। तो ये था पूरा का पूरा क्या आपका प्लेन एंगल। ठीक है। अब आपसे अगर कोई आदमी क्वेश्चन पूछ दे, क्वेश्चन पूछ दे क्या कि कन्वर्ट करना है 30 डिग्री टू रेडियन। 30 डिग्री को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में। तो आप कंप्लीटली किस चीज का यूज करेंगे, कंप्लीटली यूज करेंगे क्या यूनिटरी मेथड का। किसका यूज करेंगे, यूनिटरी मेथड का। आपके पास रिजल्ट क्या है, तो आपके पास रिजल्ट है क्या, आपके पास रिजल्ट है कि जो पाई रेडियन होता है वो कितने के बराबर में 180 डिग्री के बराबर होता है। इतनी बातें क्लियर है आपकी, है ना। अब देखो भाई कि इसको अगर ऐसे लिखें तो 180 डिग्री इक्वल टू कितना पाई रेडियन होगा कि नहीं होगा, बस उल्टा करके लिख दिए। अब देखो 1 डिग्री अगर लिखना है तो पाई बाय 180 होगा कि नहीं होगा। हमको कितना डिग्री निकालना है 30 डिग्री निकालना है। तो 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 30 होगा कि नहीं होगा। 0 से 0 गया, 3 से 6 जा 18 गया, कितना हो गया पाई बाई 6 रेडियन। समझ में आई कि नहीं आई, समझ में आई। तो अगर डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, चाहे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो, वो सारी चीजें थी। अभी तक हमने क्या पढ़ा इसमें, क्या पढ़ रहे थे अभी पढ़ रहे थे क्या प्लेन एंगल। प्लेन एंगल कहने को तो लगता है ये कि रेशियो है, ये है कैसा रेशियो, क्यों कि एक ही तरह के दो फिजिकल क्वांटिटीज का रेशियो है। लेकिन फिर भी इसका यूनिट हम लोग क्या रखते हैं, फिर भी इसका यूनिट हम लोग क्या रखे, ऐसा यूनिट, फिर भी इसका ऐसा यूनिट हम लोग क्या रखे रेडियन। ये चीज हमेशा आपको क्या करना है याद रखना है। और एक रिजल्ट क्या पर है, एक रिजल्ट पर है कि जो पाई रेडियन होता है वो कितना होता है 180 डिग्री के बराबर में। और इसी के सहायता से हम लोग क्या कर पाएंगे, किसी भी तरह का कन्वर्जन डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री कर पाएंगे। आपको क्या बोला
कि कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स, जैसे छोटे छोटे एंगल को हमको मेजर करना है, बहुत छोटे एंगल को। उसके लिए मैं क्या बोला कि मिनट है एक प्रैक्टिकल यूनिट, और एक प्रैक्टिकल यूनिट क्या है, सेकंड है। ये सब भी पॉपुलर है छोटे छोटे एंगल्स को मेजर करने के लिए। अगर बचपन में कभी 5th 6th क्लास में पढ़े हुए होंगे तो कहीं कहीं लिखा होता था 30 डिग्री 60 मिनट। 60 मिनट तो खैर 31 डिग्री हो गया, ऐसे 30 मान लो, है ना, ऐसे लिखा हुआ होता था। जोड़ घटाओ हम लोग पढ़ते थे 5th 6th क्लास में पढ़ते थे ना, टाइम का सेकंड में भी लिखा हुआ होता था। तो ये सब क्या है, छोटा यूनिट है किस चीज़ का, प्लेन एंगल को मेजर करने का। इसका कन्वर्जन क्या है, तो 1 डिग्री को सीधे आप याद रखिए कितना, 1 घंटा। और 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। ऐसे ही 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, बस ऐसे ही याद रखना है, ठीक ना। सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, डिग्री को पूरा 0 लिखेंगे, मिनट को सिंगल डैश और सेकंड को डबल डैश। रेडियन को लिखने के लिए कभी कभी RAD का भी यूज किया जाता है, कभी कभी छोटा सा c का भी यूज किया जाता है, और कभी कभी ऐसे जो है सो इसमें एक सिंबल कोई सा भी लगा देगा a, ये भी रेडियन के लिए सिंबल होता है, ठीक ना। लेकिन हम लोग जनरली यूज करके चलेंगे, या तो RAD लिखेंगे या तो छोटा सा c लिख के काम चलाएंगे। इतनी बातें क्लियर है आपकी, इतना पढ़ के आइएगा। आज क्या क्या पढ़े, तो आज पढ़े क्या, फाइनली कंक्लूडिंग, आज पढ़े क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दूसरा स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, तीसरा टेंसर क्या होता है, चौथा रेशियो क्या होता है। और इस रेशियो का 2 एक्सेप्शन पर है, इस रेशियो में 2 एक्सेप्शन क्या पर है, तो एक पर है पहला में प्लेन एंगल, जिसको हम लोगों ने आज कंप्लीट किया, ये कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। प्लेन एंगल का यूनिट क्या था, रेडियन था। और इसमें जो है सो एक चीज और बच रहा है, सॉलिड एंगल। बहुत यूजफुल नहीं है लेकिन फिर भी सॉलिड एंगल हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। अगले दिन हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एंगल पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें किसी को, नहीं कोई दिक्कत, ये पूरा लेक्चर समझ में आया। तो अगर लेक्चर समझ में आता है आपको तो घर पे जाएं, PDF चला जाता है, नोट्स लिख के लाएं, और नोट्स लिख के लाएं तो कैसे आपसे केमिस्ट्री में पूछा गया, है ना।